हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली फिनिश कर लिया है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। सो अब बारी है कंप्लीट रिवीजन की। रिवीजन आपको हेल्प करता है एग्जाम से पहले अच्छे से सारे टॉपिक्स को वन गो में रिवाइज करने के लिए। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से इफ यू वांट टू मेक वन लाइनर नोट्स यू कैन मेक इट, as these will help you just before the examination. So before starting, welcome to Magnet Brains। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहाँ आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज along with daily practice problems which will enhance your preparation to the next level. If you want e-notes and e-books, you can access that from the link given in the description below. Apart from that, we make you prepare for CBSE board as well as some state boards also. So what are you waiting for? Go check out all the links in the description below. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, द वन शॉर्ट रिविजन लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th। अब यहाँ पर ये हमारा इंडेक्स है पूरा। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्टली हम कवर करेंगे कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। देन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी को रिवाइज करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, वो वाला एरिया अपन कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट फ्यू टॉपिक्स हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर इफ़ यू रिमेंबर। देन फंक्शंस, फिर उसके बाद फंक्शंस में क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो वाला एरिया। देन कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। सो ये था हमारा इंडेक्स। सेशन फ्लो यही रहेगा हमारा रिविजन का भी। सो स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स अज्यूम कि आपको एक फूड ट्रक ओपन करना है। मिस्टर एक्स हैं आप और आपको एक फूड ट्रक ओपन करना है। सो अगर आपको फूड ट्रक ओपन करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिफोर लॉन्चिंग द फूड ट्रक, क्योंकि आप ओनर हैं, आपको सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। ओके जैसे कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, मेन्यू क्या होना चाहिए, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा कितने पैसे लगेंगे, रेंट करना है अगर ट्रक तो उसकी रेंट कितना होगा, परमिट्स और लाइसेंसेस क्या क्या लगेंगे, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, ये सब आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद एडिशनली आपको प्लान करना होगा कितने लोगों की ज़रूरत है इस फूड ट्रक में, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो नहीं चला सकता, राइट। तो लोग जो हैं उनको भी आपको हायर करने के लिए सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बार प्लानिंग हो जाए तो सारे रिसोर्सेज को काम पे लगाना होगा, जिसमें कि सारी चीज़ें जैसे फूड ट्रक को एक्वायर करना, फिटिंग करवाना, सप्लाईज करना, ग्रॉसरी, जो भी चीज़ें लगेंगी वो सब लेके आना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद नेक्स्ट होगा कि एक लीडर की तरह अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके यहाँ पे फूड ट्रक में काम कर रहे हैं, सो उनको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको एज अ ओनर बिजनेस को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सो आपने अभी क्या देखा, जो भी मैंने आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। सो फूड ट्रक वाले एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट इज नॉट अ स्मॉल कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी वाइड कंसेप्ट। सो मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म and has been used extensively for all types of activities, mainly for taking the charge of different activities in an enterprise। जितनी भी मैनेजमेंट अपन करते हैं एज मैनेजर्स, उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। सो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है गोल को अचीव करना। दस मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि सारे गोल्स अच्छे टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, इसके साथ साथ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज में कंप्लीट हो रहे हैं। सो टाइमली कंप्लीशन को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। और मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जब कंप्लीट होता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी। ठीक है, सो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस 2 मेन सेगमेंट हैं मैनेजमेंट के। ओके, नाउ नेक्स्टली डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ऑथर्स की भी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, नॉर्मल डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, तो चलिए रिवाइज करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड as a process of getting things done by others with the aim of achieving goals effectively and efficiently। आपको याद होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में as it is
ये लाइन पेस्ट कर दी एंड बोला एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, सो मैंने आपको खुद करवाया है एंड आप चाहें तो लॉन्ग आंसर वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एनालाइज दिस डेफिनेशन। यहाँ पर दो टर्म्स यूज हुए हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो प्रोसेस इन द डेफिनेशन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, जो स्टेजेस होती है मैनेजमेंट करने के लिए। सो प्रोसेस का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज। तो हो सकता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस में आता हो, ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटीज एक मैनेजर इनकर कर रहा है वो प्रोसेस में आता हो, राइट। नाउ नेक्स्टली these functions are वही planning, organizing, staffing, directing and controlling, which are going to be complete chapters in the coming future. Okay, so ये थी हमारी definition of management जो हमने पढ़ी थी। Now let's move forward to the two terms, the most important terms जिस पे आपको question भी आ सकता है, that are effectiveness and efficiency. Okay, so ये दोनों terms related हैं। एक organization इन दोनों के बिना नहीं चल सकती। अगर effectiveness है और efficiency नहीं है तो मतलब profits नहीं हो पाएंगे, और अगर efficiency है और effectiveness नहीं है मतलब organization is not capable of completing the task and the goal on time. Okay, so effectiveness और efficiency दोनों ही बहुत important हैं। Now let's understand what are these. So let's take an example of the company. मैंने आपको कंपनी का एग्जाम्पल दिया था जिसमें इस कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन जो है, कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। अब इस टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करना है मैनेजर को, तो उसने ऑपरेट किया डबल शिफ्ट में, क्योंकि उसे पूरे साल भर में 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो जल्दी जल्दी काम करना होगा, तो उसने वर्कर्स की डबल शिफ्ट लगा दी, ठीक है। अब ड्यू टू पावर फेलियर उसको पता था कि ये टारगेट अचीव करना है ना, तो बार बार लाइट चली जाती है, तो डबल शिफ्ट लगा दी और पावर फेलियर की वजह से ऐसा डिसीजन लिया। तो मैनेजर 5000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर पाया, बट क्योंकि उसने डबल शिफ्ट में ऑपरेशंस किए तो कॉस्ट ज़्यादा आ गई। अब आप बताओ, काम तो कंप्लीट हो गया बट पैसे ज़्यादा लग गए, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एफिशिएंट मतलब आप कम कॉस्ट में काम करके दो। सो इन दिस केस मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट सिंस द सेम आउटपुट, मोर इनपुट्स, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वर यूज्ड, यानी डबल शिफ्ट की वजह से ऐसी दिक्कतें हुई। सो मैनेजर कौन थे, इफेक्टिव तो थे पर एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ा, इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। सो ये था बेस ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इफेक्टिवनेस। सो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है वो टाइमली कंप्लीट हो, चाहे वो कैसे भी कंप्लीट हो रहा है, ज़्यादा कॉस्ट में, कम कॉस्ट में, बस कंप्लीशन यानी एंड रिजल्ट पे ध्यान है। सो इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, completing the activities and achieving the goal. In other words, it is concerned with end result. यानी ये यहाँ पे मतलब नहीं है कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही मतलब है कि काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कभी कभी क्या करते हो, सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखते हो, पूरे लेक्चर्स देखते ही नहीं हो बोर्ड्स के पहले, तो ऐसा नहीं करना है, पूरे लेक्चर्स देखने हैं, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे, मान लीजिए जैसे टारगेट प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स उसको अचीव जरूर करना था, बट उसकी वजह से क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया ना पैसों का, इसलिए कभी भी शॉर्टकट्स मत अपनाओ, प्रॉपर स्टडी करो, डेली बेसिस पे नोट्स बनाओ, ओके। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, being effective or doing the work effectively means finishing the given task and achieving the goal, irrespective whether cost is high or low. Okay students, now let's come to efficiency. So efficiency, it refers to doing the task in a right way with minimum cost and optimum utilization of resources. यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ करो कि कुछ वेस्टेज ना हो एंड आपकी जो लागत है वो कम से कम लगे, तभी एफिशिएंसी इंडिकेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, अब इफेक्टिवनेस में क्या होता है, टास्क कंप्लीशन
और एफिशिएंसी में क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सो इट फोकसेस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज. कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना. एंड इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट. ठीक है, लेस इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. सो मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी भी ज़रूरी है और इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट. सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इफेक्टिवनेस डिफरेंस बिटवीन आपको आ सकता है 3 to 4 मार्क्स में. ओके, सो लेट्स रिवाइज दिस. सो मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट. बट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द टास्क with minimum cost and optimum utilization of resources in a cost benefit manner or a cost effective manner. Now objective, इसका objective होता है कि केवल काम खत्म होना चाहिए. end result, इसका objective होता है cost benefit analysis होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, minimum cost plus optimum utilization of resources. ठीक है. नाउ मेन कंसिडरेशन क्या है, काम खत्म करना. मेन कंसिडरेशन क्या है, काम सही तरीके से खत्म करना, यानी कम से कम कॉस्ट में और कम से कम वेस्टेज में. ठीक है, तो वो होता है एफिशिएंसी. सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव से क्या होगा, अगर आप इफेक्टिव हो तो आप काम सही से कर रहे हो, अगर आप एफिशिएंट हो तो आप कम से कम कॉस्ट में काम कर रहे हो. तो क्यों ना दोनों करें, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. One without the other is of no use. Effectiveness and efficiency together lead higher profit. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट ज़्यादा लग गई तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे, और एफिशिएंसी है बट इफेक्टिवनेस नहीं है तो काम कम कंप्लीट हो पाएगा. सो इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें फर्स्ट अपन ने देखा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकेंड, मैनेजमेंट इज परवेसिव यानी हर जगह प्रेजेंट है. थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल यानी इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं. फोर्थ, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी एंड नहीं होता. फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सिक्स्थ, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. एंड सेवेंथ, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. सो चलिए इन सारे टॉपिक्स को समझ. सो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सो इसको देखते हैं. चलिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल को अचीव करने में लगी हुई है. राइट स्टूडेंट्स, सो मैनेजमेंट always aims at achieving the organizational objective. The functions and the activities of manager lead to achievement of organization objectives. The management unites the efforts of different individuals in organization towards achieving managerial function in common goals. यानी सारे मैनेजरियल फंक्शंस का एक ही उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना. जो उनका टारगेट सेट होता है वो उनको कंप्लीट करना होता है. ओके, सो ये था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव. चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी, मैनेजमेंट तो हर ऑर्गेनाइजेशन में लगती है. सो मैनेजमेंट इज परवेसिव यानी वो हर जगह प्रेजेंट है. सो मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर. ओके, सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, हर जगह मैनेजमेंट लगती है. इसका मतलब है मैनेजमेंट इज परवेसिव. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. तो मल्टी डायमेंशनल में हमने 3 देखे थे, वर्क, पीपल, ऑपरेशन. तो वर्क, पीपल, ऑपरेशन, ये 3 सेगमेंट्स हैं मल्टी डायमेंशनल के. सो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है. मैनेजमेंट हमें काम की भी करनी होती है, लोगों की भी करनी होती है और ऑपरेशंस की भी करनी होती है, इसलिए इसके 3 डायमेंशंस हैं. सो समझते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कुछ ना कुछ टास्क तो करना ही है, कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो करनी है, काम करना है, और उनका एक ही उद्देश्य है कॉमन गोल अचीव करना. सो मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश. द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्कूल is providing education. In a hospital is to treat patients.
in teaching is to teach my kids at Magnet Brains. So ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क. ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल. लोगों का मैनेजमेंट क्या होता है, कितने लोग की ज़रूरत है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके रेजिग्नेशन लेटर्स वगैरह वो सब मैनेज करना. एंड अगर उनको टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो वाले लेटर्स, अगर ले ऑफ किया जा रहा है तो वो वाले लेटर्स, ये सब मैनेजमेंट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को. अगर कोई आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके रिक्रूटमेंट लेटर्स, ऑफर लेटर, ये सब बनाना पड़ता है. सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट ब्रेन्स में जो टीचर्स हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स की जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, स्टूडियो मेंबर्स, जो आपको इतनी फ्री क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. सो जैसे हमारा ध्यान रखा जाता है, वैसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोगों को ध्यान रखना है अपने एम्प्लॉयज़ का एंड ग्रुप ऑफ पीपल का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए XYZ, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट जब फर्स्ट को मिलनी चाहिए उन्होंने 18th को दी. फैक्ट्री में कोई वर्कर्स है, उनकी जो वर्क डेस्टिनेशन है वहाँ पर हैवी यूज़ होता है केमिकल्स का, उनको पिघलाया जाता है, देन एक न्यू फॉर्म में बनाया जाता है जिससे ह्यूमन हेल्थ को कुछ ना कुछ हजार्डस है. तो इन हजार्डस एक्टिविटीज़ में वर्कर्स इन्वॉल्व है बट उन्हें कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही. सो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें इंसेंटिव भी नहीं दिया जा रहा, उनको मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं दिया जा रहा. तो ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती है कि वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैक्ट्री में मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं है. ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल समझ में आया, ये पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है. नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तो जितने भी काम हो रहे हैं वो एक ही गोल अचीव करने के प्रति हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है. सो ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स. तो अगर रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये इसमें जो प्रोसेस लगता है, इसमें जो चीज़ें लगती हैं, एक्टिविटीज़ लगती हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशंस. ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. सो ऑब्वियसली यहाँ पर काम भी हो रहा है और लोग काम करके दे रहे हैं, तो लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क दोनों मिलके मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बनते हैं. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था. ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव टू द मैनेजमेंट ऑफ द 3 डायमेंशंस. अच्छे से अपन देखते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेजेस. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो थोड़े बहुत पॉइंट्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बस कीवर्ड्स पे फोकस करना. नाउ नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आज मैनेज कर दिया और साल भर फुर्सत. इसको कंटिन्यूअसली मैनेज करते रहना पड़ता है. जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट लाइन आ रही है, नई ब्रांच ओपन हो रही है. सो इट इज़ कंटिन्यूअस, इट कीप्स ऑन टेलिंग द मैनेजर्स टू मैनेज. ओके, सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. So it is a never ending function, it is continuous, these are performed continuously. For example, planning, organizing, staffing, directing, controlling, ये जो फंक्शन है ये सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं अलग अलग टाइम पे, बार बार. समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन दे आर डूइंग स्टाफिंग, देन दे आर डूइंग ऑर्गेनाइजिंग एटसेट्रा. जैसे मान लीजिए कि कोई नई प्रोडक्ट लाइन आ रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग. जो पुरानी प्रोडक्ट लाइन थी वो थोड़े से लॉसेस हो रहे हैं उसमें, तो तब वहाँ क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग या कंट्रोलिंग. ठीक है, परफॉर्मेंस मैच करेंगे. अब मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट लाइन है जिसमें स्टाफ जो है उसमें दिक्कत हो रही है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टाफिंग. और परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो करेंगे कंट्रोलिंग. डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो करेंगे डायरेक्टिंग. सो हर फंक्शन अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं अपन, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है. ओके, सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अ सिंगल पर्सन. सिंगल पर्सन ही होता तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती ना, इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. सो इट इन्वॉल्व्स मैनेजरियल एक्टिविटीज. Each individual perform his or her role at his or her status and department.
ठीक है, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट भी है तो वो हर इंडिविजुअल का नहीं है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है। तो मान लीजिए ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक और ऐड कर देती हूँ, प्रोडक्शन। हर डिपार्टमेंट में 10-10 लोग हैं, और इन 10 लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, वो अच्छे से सेल्स उनकी हो गई और रेवेन्यू जनरेट हुआ 50%, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये रेवेन्यू परचेज सेल्स डिपार्टमेंट का होगा क्योंकि उन्होंने सेल्स की है, या क्या ये रेवेन्यू मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होगा क्योंकि उनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग थी, या क्या ये रेवेन्यू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा क्योंकि उन्होंने A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, या ये रेवेन्यू पैकेजिंग डिपार्टमेंट का होगा क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट्स को अपीलिंग दिखाया, या ये रेवेन्यू परचेज डिपार्टमेंट का होगा जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदे। सो ये रेवेन्यू सबका होगा, ये रेवेन्यू किसी पर्सन का नहीं है, ये रेवेन्यू पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, जो आगे फर्दर एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स every individual and every department of the organization, it always refers to a group effort and not the individual effort or one person। समझ में आई बात? So ये है management is a group activity। Okay, now next management is a dynamic function। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, और जो मैनेजरियल एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से जो डिसीजंस हैं वो टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं। सो इसलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, कभी हम कुछ अप्लाई करेंगे डिसीजन मेकिंग में एंड कभी कुछ और। ठीक है, सो जो हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है मैनेजमेंट पर। ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे जो मैनेजर्स हैं हर लेवल पे उनको अपने हिसाब से डिसीजंस लेना पड़ता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है और गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पे ही बैन लगा दिया, सो पूरा डिसीजन चेंज होगा, प्रोडक्ट लाइन नहीं लानी पड़ेगी या फिर कुछ अपील करनी पड़ेगी। सो ऐसे डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं मैनेजमेंट को, इसलिए बोलते हैं इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या बताया था मैंने, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटैंजिबल। जैसे टीचिंग है, कैन यू टच व्हाट आई एम टीचिंग? नो, बट दिस इज अ पेन, आई कैन टच इट, राइट? सो इंटैंजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप छू नहीं सकते। सो मैनेजमेंट को यू कैन नॉट टच, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, पर उसकी प्रेजेंस फील होती है, प्रेजेंस में भी फेल्ट। ठीक है, जैसे टीचिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखो, पर आप क्या टीचिंग को टच कर पा रहे हो? नहीं, बस उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो। सेम है मैनेजमेंट पे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड द कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको दिखेगा कि हाँ मैनेजमेंट तो प्रॉपर हो रही है। ठीक है, सो ये है इंटैंजिबल। नाउ हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैनेजमेंट को सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। और ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारा अगला टॉपिक। आई होप आपको इतना समझ आया स्टूडेंट्स। सो चलिए अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सो सबसे पहला है अपना ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स होने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़नी चाहिए। सबसे पहली स्टेज है सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट रिकवर हो। दूसरी है ग्रोथ, ठीक है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट्स हो। तीसरी है ग्रोथ। ठीक है, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, पर ये सच बात नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है
उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट रिकवर हो जाए। दूसरा होता है प्रॉफिट, यानी लागत से आपने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया तो वो एक बेनिफिट एरा में आ जाता है। तीसरा होता है ग्रोथ, यहाँ पे आप एक्सपेंशन के बारे में सोचते हो, ठीक है, या न्यू ब्रांचेस या न्यू प्रोडक्ट लाइन खोलने के बारे में। सो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काफ़ी नहीं होता, हमें सोशल एरियाज पे भी ध्यान देना होता है, जैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना। फिर हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी देखने होते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है जैसे सैलरी, इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। सो येस, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी था। सो स्टूडेंट्स, मैनेजर्स हमेशा डेवलप करना चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। पहला सर्वाइवल मैं आपको समझा चुकी, मतलब कॉस्ट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट मतलब आप कॉस्ट से ज़्यादा, कम से कम इतना प्रॉफिट कमा लो कि लॉसेस ना हो और आप हर चीज़ की भरपाई कर पा रहे हो, ठीक है, इतना पैसा कमा लो जो लागत से ज़्यादा हो, ठीक है, एडिक्वेट प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट है ग्रोथ। अब प्रॉफिट हो चुका है तो आप आगे प्रोडक्ट लाइन बढ़ाओ या एक्सपेंशन करो या ब्रांचेस खोलो। सो ये एक की फैक्टर है जो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या होता है? अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, कंट्रीब्यूट करो सिविक एक्टिविटीज़ के प्रति, फिर इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करो नेशन की। नाउ नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, कम्युनिटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दो, ठीक है, जैसे पुअर कम्युनिटीज़ हैं, स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ एजुकेशन आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर तो बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब यू कैन कंडक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सोशल एक्टिविटीज़ में आता है सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स, जो NGOs रन कर रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स आप यूज़ करो प्रोडक्शन के लिए, जिससे क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग हार्म टू द फ्यूचर जनरेशंस। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो जिससे वीकर सेक्शंस को चांस मिल सके। जैसे रिसेंटली देयर इज़ अ ट्रेंड इन 21st सेंचुरीज ऑल द कंपनीज आर एक्सेप्टिंग फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। सो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पर केस स्टडी में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी एक इंडिविजुअल के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक इंडिविजुअल के सबसे पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी, जिससे उस व्यक्ति की फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो। नेक्स्ट, उसका प्रमोशन हो, ट्रेनिंग हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट अपन ने देखा था पीयर रिकॉग्निशन, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसके कलीग्स के सामने उसकी रिस्पेक्ट हो, तो वो उसे अच्छा लगता है और काम अच्छा कर पाता है वो। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जैसे एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने एक नियम बनाया कि कोई भी फैक्ट्री में जहाँ वर्कर काम कर रहा है वहाँ से जो सैनिटेशन है, यानी जो वॉशरूम वगैरह है, वहाँ उन दोनों के बीच में 6 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये क्या है, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए समर सीजन में आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आके काम कर रहा है और आपने उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं दी जिससे वो जो हीट है वो कम हो सके। मान लीजिए कि आप कोई रिफ्रेशमेंट्स नहीं दे रहे और 9 आवर्स एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्दी वर्किंग कंडीशंस नहीं होती। सो हर इंडिविजुअल चाहता है कि अगर वो कहीं का एम्प्लॉय है तो उसे सेफ्टी मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो और हेल्दी हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्कर्स जॉब स्विच कर लेते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इन द सर्च ऑफ गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे अटेन टॉप पोजीशन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जितनी ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट होगी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में लोग टिकेंगे एंड अच्छे से ज़्यादा टॉप पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो केवल गोल्स अचीव नहीं करती, वो एक डेलिबरेट प्रोसेस बनाती है जिसको कंसिस्टेंटली फॉलो करती है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अगर लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो जिससे क्या होता है, वेस्टेज होता है टाइम का भी और पैसों का भी और एफर्ट्स का भी। सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट वीक होती है, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ दी। सो मैनेजमेंट इज लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस।
विदाउट द रिसोर्सेज प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। सो अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो जो रिसोर्सेज हैं उनसे प्रोडक्शन तो हो जाएगी, पर वो फर्दर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी। इसलिए लाइन लिखिए, विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज ओनली, दे विल नेवर टर्न इनटू फिनिश गुड्स, ओके, और नेवर बिकम प्रोडक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट है ही नहीं। दिस लीड्स टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो चलिए स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो ये फ्लो चार्ट पे ध्यान दीजिए। सो फर्स्ट टॉपिक है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट है स्टूडेंट्स इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। सो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इन अ रिविजनरी मैनर। सो फर्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हम इस पॉइंट को पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप एफर्ट्स मायने लगते हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही सारे मैनेजर्स का गोल होना चाहिए, सारे लोगों का टॉप, मिडिल एंड लोअर सारे लेवल्स पर एक ही गोल होना चाहिए। So management tries to integrate the objectives of individuals along within the organization and directs the efforts of all of them to a common direction of achieving the organization goal। यानी एक ही गोल के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो पूरा दिन पढ़ रहा है बट उसे कुछ याद नहीं हो रहा, एंड एक स्टूडेंट है जो 2 घंटे पढ़ रहा है बट बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहा है, उसे पूरा याद हो रहा है। सो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, जो पूरा दिन बैठा है बट पढ़ नहीं रहा, सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा है, या फिर वो जिसको समझ में भी आ रहा है एंड वो एफिशिएंटली पढ़ रहा है? तो एफिशिएंसी क्या होती है? काम अच्छे से कंप्लीट हो एंड लेदार्जिकनेस, लेजीनेस ये सब ना हो। सो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर मैनेजर्स अच्छे से काम करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, वेस्टेजेस ना हो, तो फिर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। आप एफिशिएंसी किससे इंडिकेट होती है एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में? कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके दिया जाए विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यही तो कला है सारे मैनेजर्स की। सो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस में। सो नेक्स्ट पॉइंट को रिवाइज करते हैं, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आपको ये ऑलरेडी डायनामिक फंक्शन में पढ़ा चुकी हूँ। सेम टू सेम यही है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने डिसीजंस को चेंज करते जाना एंड उसे अडेप्ट करना, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस एट्सेट्रा। ओके, नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मैंने आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बताया था ना, कॉम्पिटिटिव सैलरी, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, वो सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल गोल भी अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। ठीक है, सो ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्टली मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देना, अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, CSR एक्टिविटीज़ करना, ये सब आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट हमेशा ड्यू इम्पॉर्टेंस देती है सोसाइटी की तरफ, जैसे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स एट्सेट्रा। यहाँ पर हम क्वालिटी गुड्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था वही सेम टॉपिक है, बस एक डिफरेंट तरीके से इम्पॉर्टेंस कैटेगरी के अंडर लिखा हुआ है। ओके, सो ये थे अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा टाइप। नाउ सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज अ साइंस, and because the principles are well tested, and some call it as a art and some call it as a profession। तो मैनेजमेंट आखिर है क्या? आर्ट, साइंस या प्रोफेशन? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस क्या होता है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो वेल डिफाइंड है, जो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, तो वो होती है साइंस। So science is a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events। जैसे कुछ मैनेजर्स ने लॉजिकली ऑब्जर्व किया था कि अगर एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो मान लीजिए लोअर लेवल पर एक सबऑर्डिनेट है, इसको इनके जो सुपरवाइजरी हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो यहाँ पर सुपरवाइजरी मैनेजर है मान लीजिए ये, तो मिडिल लेवल मैनेजर में टोटल 5 मैनेजर्स हैं।
एक ही चीज़ के बारे में ये पांचों मैनेजर्स अलग अलग तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं। सो ये बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं, इसलिए प्रिंसिपल आया था यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि अगर एक सबऑर्डिनेट है तो वो मल्टीपल सुपीरियर से ऑर्डर नहीं रिसीव करेगा, एक ही सुपीरियर है जो सारे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देगा किसी एक सेगमेंट के। सो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन्स अवॉइड होंगी एंड काम टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी। सो ऐसे प्रिंसिपल्स किस में आते हैं, साइंस में आते हैं, जो ऑलरेडी सेट हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, फाइंडिंग्स हुई हैं, उस दिक्कतें आई हैं, फिर ऑब्जर्व करके ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं। टेलर और हेनरी फ्योल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन प्रिंसिपल्स में। सो साइंस कंप्राइजेस ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीफाइड एंड एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। अब देखते हैं साइंस को इन डेप्थ में। सो फीचर ऑफ साइंस विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और साइंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। सो मैनेजमेंट में भी हम हर सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल्स लगाते हैं, तो यहाँ पर भी साइंस में भी ऐसा होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी है? नो, बट साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। तो ये वाला जो फीचर है वो नहीं है प्रेजेंट, और ये वाला जो फीचर है ये पार्शियली प्रेजेंट है। यानी ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करके अपन करते हैं, कुछ चीज़ ऑलरेडी सेट भी होती है, बस अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि एक ही फीचर कंप्लीटली प्रेजेंट है और बाकी दो तो एक पार्शियल है और एक प्रेजेंट ही नहीं है यूनिवर्सल वैलिडिटी का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। सो आर्ट क्या होता है, जैसे सपोज एक मैनेजर है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर है, मैं बोल सकती हूँ कंपनी के वो सीईओ हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अराइज हुई कंपनी में, मान लीजिए थेफ्ट हो गया या फिर फायर अकर हो गई, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई XYZ, तो इन्होंने अपनी आर्ट अप्लाई करी। जिस प्रोडक्ट लाइन से दिक्कत हो रही थी उस प्रोडक्ट लाइन की सेल्स कम हो गई थी, उसको कंपेंसेट करने के लिए इन्होंने दूसरे प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नंबर 2 था, इसकी सेल्स को इंक्रीज करी ताकि फंड्स का जो सप्लाई है वो कम ना हो। अपनी एप्लीकेशन करी, अपनी खुद की स्किल्स की, और ये जो प्रॉब्लम थी इसको एलिमिनेट कर दिया। सो ऐसी जो स्किल्स होती हैं जो मैनेजर्स खुद की अप्लाई करते हैं, क्रिएटिविटी जो खुद की अप्लाई करते हैं, परफेक्शन जो उनको मिला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ट। सो मैनेजमेंट आर्ट है क्या? तो यस, मैनेजमेंट एक आर्ट। सो फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि साइंस में भी था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन में भी है, तो आर्ट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हर व्यक्ति अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करता है इन मैनेजमेंट डिसीजन एज अ मैनेजर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। तो वो बुक्स क्या हैं? स्टडीज़ हैं। तो सिमिलरली मैनेजमेंट के भी बहुत प्रिंसिपल्स बने हैं, बहुत स्टडीज़ बनी है, बहुत सारे मैनेजर्स की लर्निंग से आज के मैनेजर्स डिसीजंस ले रहे हैं। सो ये एक एजुकेशन का भी बैकग्राउंड रखता है, आर्ट वाला सिनेरियो। नाउ नेक्स्ट अगर देखें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके घर में मम्मा, चाची, भाभी, जितने भी लोग होंगे आपके फैमिली मेम्बर्स जो खाना बनाते हैं, या पापा, चाचा जो भी हैं, तो वो खाना बनाते हैं, तो हर इंसान के हाथ का स्वाद एक ही होता है क्या? नो, सब जो खाना बनाते हैं सबका खाने का टेस्ट अलग अलग होता है, राइट? किसी का आपको अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता, आपको किसी की आदत होती है, तो हर इंसान की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं एंड कोई और भी पेंटिंग बना रहा है, आप दोनों पेंटर्स हैं, ठीक है, क्या आपकी पेंटिंग और उनकी पेंटिंग सेम होती है? नो, अलग अलग होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। एक मैनेजर अलग तरीके से डील करता है चीज़ों को, दूसरा मैनेजर अलग, तभी तो डिमांड होती है बेस्ट मैनेजर्स की मार्केट में। सो ऑल म्यूजिशियंस लर्न द सेम म्यूजिक ऑफ राग्स, बट डिफरेंट होता है उनका एप्लीकेशन। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। सो इसलिए बोला जाता है आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एक फीचर है। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब मैंने पहली बार ड्राइंग सीखी थी तो मुझे बहुत दिन लग गए थे परफेक्शन आने में, नहीं तो मैं वही घर
और उससे जुड़ी हुई एक नदी जिसका कोई कंसेप्ट नहीं था, एंड वही पेड़ बनाती थी जो बचपन में सब बनाते हैं। पर लेटर ऑन मैंने जब ड्राइंग और सीखी तो मैं स्केचिंग और कैलीग्राफी ये सब चीज़ें भी करने लगी। तो ये कैसे आया? प्रैक्टिस से आया। सिमिलरली मैनेजर्स क्या करते हैं, जब जब किसी प्रॉब्लम में उलझते हैं धीरे धीरे वो सीखते जाते हैं कि अब क्या डील करना है, इसको कैसे डील करना है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन. Art requires creative practice. So managers also improve their managerial skills and efficiency. तो इसलिए ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है. So क्या मैं कह सकती हूँ सारे फीचर्स को पढ़ के कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? यस, मैनेजमेंट एक आर्ट है. तो अभी तक हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है और एक कंप्लीट आर्ट है. ओके तो अभी तक अपन को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं. अब आते हैं हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे. सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, पहले तो हमने देख लिया बोथ साइंस एंड आर्ट का एक कंक्लूजन कि मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है. मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. और यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं अच्छे से काम कर सकते हैं अगर उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलें और उनको अपनी पर्सनल स्किल्स भी अप्लाई करनी होती है. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए वो इनएग्जैक्ट साइंस है और कंप्लीट आर्ट है. इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर. नाउ मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. लाइक साइंस इसमें सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है और आर्ट की तरह यहाँ पर आपको परफेक्शन, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी ये सब की नीड होती है. नाउ ये वाला फ्लो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था इन द मेन क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है. यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं हर सिचुएशन के हिसाब से अलग. पर्सनल स्किल्स अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ मैनेजर्स अपनी पर्सनल स्किल्स अप्लाई करते हैं हर सिचुएशन को डील करने के लिए. क्रिएटिविटी, काम और कितना एफिशिएंटली और अच्छे से हो पाए, तो क्रिएटिविटी वहाँ होती है. परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, उससे उनको एक आइडिया हो जाता है कि सिचुएशंस को कैसे डील करना है. लास्ट, गोल ओरिएंटेड. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल है, चाहे आप आर्ट में हो, साइंस में हो, प्रोफेशन में हो, आपका एक ही गोल है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है. अब साइंस में क्या थे? कंसेप्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, थ्योरीज थी, नॉलेज थी, प्रैक्टिस थी, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करेंगे. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही लगता है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इसलिए बोला जाता है. ओके, इन एग्जैक्ट साइंस एंड अ कंप्लीट आर्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? जैसे डॉक्टर्स डिग्री लेते हैं, जो हमारी MBBS, BDS ये सब की डिग्रीज होती है डॉक्टर्स की. लॉयर्स की डिग्री होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से. तो क्या मैनेजर्स की ऐसी कोई डिग्री होती है? यस, होती तो है MBA, बट ये कंपल्सरी नहीं होती. आज इंडिया में कोई भी मैनेजर बन सकते हैं विदाउट एनी डिग्री. पर ऐसा क्यों है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है? सो अभी तो नहीं है, बट यस आने वाले समय में हो सकता है कंपल्जन्स लग जाएं. सो मैनेजमेंट सबसे पहले तो एज अ प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं. हम यहाँ पर प्रोफेशनल्स की तरह गेन करते हैं हर मैनेजमेंट सिचुएशन में हर एक नॉलेज को जो भी अपन को मिलती है. सो मैनेजमेंट में भी क्या है? एक नॉलेज तो है, बुक्स भी बनी हुई है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट पे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, PhD के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं. तो ये वाला फीचर तो है कि हाँ ये नॉलेज तो है. नाउ प्रोफेशन के नेक्स्ट फीचर में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. क्या आज अगर मुझे मैनेजर बनना है किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का, मैं मैनेजर बन सकती हूँ? यस, बन सकती हूँ. पर क्या मुझे अगर डॉक्टर बनना है और मैं अभी एक टीचर हूँ, मैं PhD हूँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? किसी क्लिनिक में मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती हूँ क्या नेक्स्ट डे से? नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? ना मेरे पास नॉलेज है, ना डिग्री है, ना मैं क्वालिफाइड हूँ. ठीक है, तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है जैसे डॉक्टर्स वाले प्रोफेशन में, जैसे लॉयर्स वाले प्रोफेशन में, वैसे मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है. सो एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और अ डिग्री. तो कोई भी प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्शन होती है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट. जैसे पर्सन डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकता है अगर उसके पास MBBS की डिग्री हो, पर अगर किसी को मैनेजर बनना है तो कोई भी मैनेजर बन सकता है.
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, तो इसलिए ये वाले फीचर की वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। नाउ प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे आपके स्कूल्स में होता था ना, कोड ऑफ कंडक्ट, असेंबली लगेगी सुबह 7 बजे, पहुंचना है 6:30 से पहले गेट के अंदर, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट था। डॉक्टर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सीएस के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉयर्स के लिए भी है, बट यहाँ पर मैनेजर्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बट येस, कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप हैं जैसे आईमा, ठीक है, इन्होंने रूल्स तो बनाए हैं मैनेजमेंट के, बट ये रूल्स बाइंडिंग नहीं है। फॉलो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, तो ये रूल्स बाइंडिंग नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट यहाँ पर प्रोफेशन नहीं कहलाता, क्योंकि मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना, ठीक है। जैसे आईमा न्यू दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता में है, बट लीगली ये कंपल्सरी नहीं है मैनेजर्स के लिए, तो ये वाला फीचर्स भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कोड्स के हिसाब से चलना होता है, कुछ नियमों के हिसाब से चलना होता है, बट मैनेजमेंट के लिए ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर भी ये भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये हमने डिटेल लेक्चर में देखा था। नाउ सर्विस मोटिव, यहाँ पर अपन अगर एज ए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है तो हम सर्विस किसको दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। सो ये वाला फीचर प्रेजेंट तो नहीं है, बट लेट्स सी इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट्स। जैसे एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या बोलता है कि उन्हें अपने पेशेंट्स को ठीक करना है। जैसे लॉयर है, उनका प्रोफेशन क्या बोलता है कि उन्हें अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको न्याय दिलाना है अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। जैसे एक टीचर है, मैं हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या बोलता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, उनका कोर्स कंप्लीट कराना है टाइम पे, विथ टेस्ट, विथ एवरीथिंग। तो जैसे मैग्नेट ब्रेन्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिवीजन भी करते हैं, उसके बाद हम डीपीपीस भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप जिसका नाम लो करिकुलम में जो आपके है, हम वो प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी के लिए इस वीडियो को लाइक करिए इफ़ यू हैवंट डन इट येट, ओके, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया तो हम भी क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। लॉयर भी क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट सर्विस दे रहे हैं। बट मैनेजर्स, वो तो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाने के लिए। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नॉट सर्विस, ठीक है। बट नाउ अडेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैंने आपको बताया था सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, आपको सब देखना है, ओके। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिट के लिए नहीं है, आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। नाउ नेक्स्टली कंक्लूजन, हमें ये पता चला कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा कंक्लूजन ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट प्रोफेशन का डिटेल्ड कंक्लूजन कि आखिर है क्या। सो हमने देखा मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, एक कंप्लीट आर्ट है, और बोथ साइंस एंड आर्ट है, यस। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है, नो, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। बट हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स टू एक्वायर सम डिग्री, फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट एंड अ लॉट मोर। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। तो साइंस में हमने क्या किया था, लॉजिक्स यूज़ किए थे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया था। आर्ट में हमने क्या किया था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी अप्लाई की थी। एंड प्रोफेशन में हम कोड ऑफ कंडक्ट और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में हमने बात की थी। सो जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, कंप्लीट आर्ट है एंड फुल फ्लेजेड प्रोफेशन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें हम पिरामिड भी बनाएंगे और देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। सो चलिए स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हैव अ लुक एट द बोर्ड। सो सबसे पहले हम बनाएंगे पिरामिड। सो आपको मैं ऑलरेडी इस पिरामिड को स्टडी करवा चुकी हूँ। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, या फिर
लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं प्लान्स बनाते हैं एंड किसको गाइडेंस देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को कि ये काम करवाना है। एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं एक्चुअल काम की गाइडलाइंस किसको देते हैं, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल या लोअर लेवल को। और रिपोर्टिंग भी इसी फॉर्मेट में होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग भी ऐसे ही लो टू अपवर्ड्स होती है। ओके, सो ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि सुपरवाइजरी लेवल कौन सी है। सो लास्ट लेवल है, अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मत समझाना, आप सुपरवाइजरी लेवल ही समझाना, वो लास्ट लेवल में उसके 3 नाम है, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल एंड लोअर लेवल। ओके, सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल पे प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। सो ये हेड्स हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मिडिल लेवल मैनेजर्स, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू द लोअर लेवल मैनेजर्स, यहाँ कौन होते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। एक्चुअल काम कहाँ पे होता है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर्स पास होते हैं फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल इनके थ्रू, और पूरी मैनेजमेंट ये लोग करते हैं। ऑर्डर कौन पास करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। तो अकाउंटेबिलिटी पूरी इस तरह से फ्लो हो रही है, जो लोअर लेवल है वो अकाउंटेबल है मिडिल लेवल को, एंड मिडिल लेवल है वो अकाउंटेबल है टॉप लेवल को। एंड सेम गोज विद द अथॉरिटी, सबसे कम अथॉरिटी इनके पास है, फिर उससे ज़्यादा इनके पास, एंड सबसे ज़्यादा इनके पास, ठीक है। ये चाहें तो किसी भी मैनेजर को हटा सकते हैं। इफ प्रेसिडेंट वांट्स he can kick out the purchase manager. If purchase manager wants, he can kick out the executive officer if they are not working well. Okay, so ये थी अपनी hierarchy of the levels of management. जब भी आंसर आए तो ये hierarchy जरूर बना के आना है, okay? It will give you a lot of marks. Now students, टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट एटसेट्रा। यहाँ पे ग्रुप होता है क्रूशियल पर्सन्स का, जो लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो क्या करते हैं, लीड करते हैं और सारे प्लान्स बनाते हैं। नाउ इनके मेन फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना और मिडिल लेवल मैनेजर्स को काम पे लगाना, ठीक है। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और असेंबल करना सारे रिसोर्सेज को, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को इनको असेंबल करना होता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेलफेयर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, और इनको आउटसाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिकल पार्टी, सबके लिए आंसरेबल कौन होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, नाउ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होता है, कि मिडिल लेवल मैनेजर्स पे पूरा कंट्रोल हो। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, आसपास की चीज़ों को स्टडी करना भी इन्हीं का काम है। सो जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, और लॉन्ग आवर्स जो सीनियर लेवल पे मैनेजर्स बैठे हैं वो देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाए, ओके, क्योंकि इनका काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल रहे हैं ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो करना पड़ता है। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर डिपार्टमेंट एंड सुपरिटेंडेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल, यानी टॉप लेवल ने जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई वो किसका काम है पूरा करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नाउ दे ऑल्सो एक्सरसाइज फंक्शंस, बहुत सारे काम ये करते हैं फॉर द टॉप लेवल मैनेजर्स। अब इनके फीचर्स हैं कि जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स ने पॉलिसीज बनाई उनको ईजी भाषा में लोअर लेवल मैनेजर्स को समझाना। नेक्स्ट, सारे डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को एक साथ अलाइन करना एंड सारे रिसोर्सेज को काम पे लगाना, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ अगर कोई व्यक्तियों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उनका रिक्रूटमेंट करना भी इन्हीं का काम है। फिर एम्प्लॉयज़ को बार बार मोटिवेट करना ताकि वो अब बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट तरीके से काम कर पाए, कोऑपरेट करना हर डिपार्टमेंट के साथ, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
ये सब किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। अब आते हैं लास्ट लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। ये एक्चुअल काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्लर्क होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो भी काम दे इनको वो करके देना होता है कंप्लीट, ठीक है। सो मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल काम होता है। अथॉरिटी लिमिटेड है क्योंकि जितनी गाइडेंस मिली उतना ही काम करना है, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं अप्लाई कर सकते, अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को यहाँ नहीं आप पुश कर सकते, बिकॉज ये आपको गाइडेंस मिली है मिडिल लेवल मैनेजर से कि ये काम करके देना है, वो भी बहुत अच्छे से बेस्ट क्वालिटी में, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन इनको फॉलो करने होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, जितनी भी प्रॉब्लम ग्रीवियंसेस आ रहे हैं मिडिल लेवल को बताओ, गुड वर्किंग कंडीशंस दो उन्हें, हेल्दी रिलेशंस बना के रखना है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच। नेक्स्ट, लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इनकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअल काम कर रहे हैं और प्रिसाइज स्टैंडर्ड भी यही मेंटेन करके देंगे और इनका मोरल टाइम टू टाइम बूस्ट करते रहने देना है क्योंकि ये एक्चुअल काम करते हैं। बाकी सब तो सिर्फ गाइडेंस फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एक्चुअल काम हो रहा है, इसलिए इनका मोरल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। नाउ मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इनको ये पता होना चाहिए कि कम से कम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का और वेस्टेज एकदम कम होना चाहिए। ओके, सो ये इनका टारगेट है। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देगी उनको इंटरेक्ट करना है मैनेजर्स से एंड उसके साथ साथ जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपस में डिवाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली काम करना है एज द सुपरवाइजर गाइड्स। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए और लॉयल्टी के लिए। तो इनको ऑर्गेनाइजेशन का एक होनहार एम्प्लॉय बन के दिखाना होता है, यही इनका मेन टारगेट है। नाउ फोकस ऑन मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। टॉप लेवल का फोकस कहाँ होता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में। मिडिल लेवल का फोकस कहाँ होता है? स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन में। एंड लोअर लेवल का फोकस क्या होता है, कहाँ होता है? कंट्रोलिंग में, ठीक है, और डायरेक्टिंग में, क्योंकि यही जो है डायरेक्शंस देते हैं वर्कर्स को जो एक्चुअल काम करते हैं। सो ये इस तरह से फंक्शंस जो हैं डिवाइडेड है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैंने एक फ्लो चार्ट में लगा दिया जिससे आपका रिविजन हो जाए। तो फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट दिस फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले टॉप लेवल, सेकेंड है मिडिल लेवल एंड थर्ड है लोअर लेवल। तो जितने भी पॉइंट्स हमने फीचर्स में पढ़े ना वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। इस फ्लो चार्ट से आपका एक ही बार में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा अगर आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो। सो इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही। सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना फंक्शंस, अलग अलग लेवल पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स क्या परफॉर्म करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मिडिल लेवल स्टाफिंग एंड लोअर लेवल डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और स्टाफिंग के साथ कोऑर्डिनेशन भी मिडिल लेवल का काम है जो 5 फंक्शंस में नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बट अभी अपन प्लानिंग पे फोकस करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? एक्चुअल प्लान ले डाउन करना। सो प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन। जो फूड ट्रक अपन बना रहे थे वहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन क्या था? प्लानिंग था, राइट। सो प्लानिंग सबसे पहली चीज़ जो टॉप लेवल मैनेजर्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do and who is going to do it। क्या बोला मैंने? what to do, how to do, when to do and who is going to do it। ये होता है प्लानिंग का बेसिक स्टेप्स, ठीक है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप where we stand and where we want to stand, ठीक है। जैसे आज आप 12th क्लास में हो, ठीक है, और 12th क्लास में आपने सोचा कि 5 years के बाद वेयर डू आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। तो आपने अपना एक प्रोफेशन चूज़ किया या जहाँ भी आप जाना चाहते हो, प्रोफेशन, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट में आपने वो टारगेट बनाया, उस हिसाब से आपने एजुकेशन ली। तो आपने अभी प्लान किया कि आप आगे क्या बनना चाहते हो। सो वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर यू वॉन्ट टू स्टैंड के बीच का जो गैप है ये फिल करता है प्लानिंग।
यही लाइन यहाँ पर लिखी है. So every manager starts with deciding in advance the objectives of an enterprise and how to accomplish them. Planning first step होता है और बेस होता है सारी एक्टिविटीज़ का. ओके, नाउ ऑर्गेनाइजिंग, सारे रिसोर्सेज को काम पे लगाना होता है. ऑर्गेनाइजिंग तो ये मैनेजर्स का काम है कि रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स सब अच्छे से काम करें. स्टाफिंग, अगर रिक्रूटमेंट्स होने हैं, रेजिग्नेशंस होने हैं, हायरिंग होनी है, ये सब चीज़ों का काम होता है स्टाफिंग. यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं. यहाँ पे हमें एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस भी हैंडल करने होते हैं. ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग, उनको डेवलपमेंट भी हो, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रमोशंस हो, उनकी इंक्रीमेंट्स हो, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? स्टाफिंग में. बेसिक जो स्टाफिंग होता है वो रिक्रूटिंग से होता है. कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत नहीं है. जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटाना है, एंड जिनकी ज़रूरत है, स्किलफुल हैं, तो उनको रखना है. उनकी रिक्रूटमेंट होनी है, न्यू लोग आने हैं, ये सब स्टाफिंग के ही डिसीजंस हैं. ओके, नाउ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना एट ऑल लेवल्स. टॉप लेवल देते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल देते हैं लोअर लेवल को. ओके, नाउ नेक्स्ट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस को मैच करना. ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस. तो प्लानिंग के टाइम पर जो परफॉर्मेंस सोची थी और एक्चुअल जो हो रही है उसमें जो डेविएशंस आ रहे हैं उसको स्टडी करना कंट्रोलिंग होता है. ओके, सो ये हैं अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन पे. सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? साथ मिलके काम करना. सो 5 फंक्शंस तो हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. बट एक और फंक्शन है जो मिडिल लेवल मैनेजर्स को करना होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन. So apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform, that is coordination. ये सिर्फ function नहीं है. अगर coordination नहीं है ना तो management हो ही नहीं पाएगी. ये एक ऐसा process है जो सारे functions को साथ में लेके चलता है, synchronize करता है efforts को. ठीक है, for example, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. ठीक है, ऐसे और भी डिपार्टमेंट्स हैं. अब सेल्स जो हुई वो अपन को उस सेल्स की वजह से काफ़ी लॉस हो गया ऑर्गेनाइजेशन को 20%. ठीक है, जो बहुत ही बड़ी बात है. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आपने ना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दिए थे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला आप चुप रहिए, हमने तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए थे. परचेज डिपार्टमेंट ने हमें अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल नहीं दिए थे. आपको हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के दिए विथ लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. फिर यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं नहीं, पूरी गलती परचेज डिपार्टमेंट की है. ऐसे आपस में सारे लोग लड़ने लगे और आगे आने वाले टाइम पर जो लॉस हो चुका है उसको एलिमिनेट करने के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा. तो ऐसी चीज़ें कहाँ इंडिकेट करती हैं हमको? सीधे एक पॉइंट पर, कोऑर्डिनेशन, कि इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. कैसे ये पहुँच पाएंगे जहाँ इनका गोल को अचीव करना है, राइट? सो ये होता है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस. इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है बल्कि एसेंस है मैनेजमेंट की. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा. ठीक है, लॉसेस होने लगेंगे. इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इज. इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को बाइंड करके चल रहा है एक इकलौता फोर्स, कोऑर्डिनेशन. इट इज़ अ बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिपार्टमेंट है उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है और सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चलना है. ओके, नाउ एग्जाम्पल लिया है रिटेल स्टोर का. एक रिटेल स्टोर इमेजिन करते हैं, इसका नाम है XYZ फैशन ट्रेंड. ठीक है, सो यहाँ पर एक ऐसी शॉप खोलनी है जहाँ पर फुटवेयर्स भी हो, एक्सेसरीज भी हो, क्लोथिंग भी हो और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो. प्रोडक्ट प्लेसमेंट फर्स्ट थिंग है कि प्रोडक्ट कहाँ रखना है, जैसे बैग्स कहाँ रखेंगे, शूज़ कहाँ रखेंगे, कपड़े कहाँ रखेंगे, ये फर्स्ट डिसीजन है. ठीक है, और नेक्स्ट डिसीजन है इन्वेंट्री कंट्रोल, कि इन्वेंट्री कितनी आनी है, वेयर हाउसेस में कितनी रखनी है, कितनी दुकान में रखनी है, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रखना है. तो ये सारी चीज़ें, क्रॉस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, प्रमोशनल कैंपेन्स और स्टाफ शेड्यूलिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें अपन को करनी है. बट ऑन दी अदर हैंड आप मान लीजिए अगर
कस्टमर्स आए और इस रिटेल स्टोर में, और कस्टमर्स ने देखा कि जैसे ही कस्टमर एंट्री कर रहे हैं इस वाली रिटेल स्टोर में, और एंट्री करते साथ वो जाके खुद प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, वहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव फ़ोन में लगा हुआ है, और फिर जो मैनेजर है जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है वो उसको घूर घूर के देख रहा है, वो उसको और गुस्से से देख रहा है, और बीच में कस्टमर निराश होकर चले गया। तो यहाँ पे आपने क्या लैकिंग देखा? कोऑर्डिनेशन लैकिंग देखा, राइट। अब अपन मान लेते हैं कोई कस्टमर एंट्री कर रहा है एंड उसको शूज़ चाहिए, बट सामने शूज़ दिख ही नहीं रहे, शूज़ किसी कार्टन में बंद पड़े हैं। सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट ही नहीं है, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि दुकान में शूज़ भी हैं? सो ऐसी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन जहाँ लैकिंग होता है ना, तो ऐसे मिसहैप्स बहुत होते हैं। सो एक लीडिंग एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन का। सो फैशन ट्रेंड रिटेल स्टोर में कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट्स और स्टाफ के बीच में बहुत एसेंशियल है, अगर उन्हें ये जो स्टोर है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या मॉल्स में या और भी ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं वो अचीव करने अपने, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन बिगिंस यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी सबको साथ मिलके काम करना है, सारे एफर्ट्स को एक ही उद्देश्य में लगाना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, जो टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन ही तो है जो सबको बाइंड करके चल रहा है। सो प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग, जहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द प्लान्स तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके बाद सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्टाफ रिक्रूट होता है, प्लान राइट तरीके से डायरेक्शन दिए जाते हैं, और लास्ट में कंट्रोल किया जाता है अगर कोई डेविएशन हो तो। सो यहाँ पर अपन ने देखा कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगता ही है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ये आपको पता ही है, मिडिल, टॉप एंड लोअर लेवल। फिर उसके अलावा कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, 5 फंक्शंस के अलावा ये इकलौती कड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन अगर देखें तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए, रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमम यूज़ के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। सो फीचर्स क्या क्या है? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, हर जगह कोऑर्डिनेशन लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, और एक डेलिबरेट फंक्शन है, ठीक है। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन वेरियस पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इम्पॉर्टेंस। आपने देखा होगा मुंबई के डब्बावालास, ये आपकी केस स्टडी एनसीईआरटी में दी हुई है। सो डब्बावालास ऑफ मुंबई में क्या होता है? सो डब्बावालास ऑफ मुंबई इज द स्टोरी ऑफ 6 सिग्मा बिजनेस एंटरप्राइज। The success of the business lies in complex yet well coordinated exercise. What is the secret? आखिर secret क्या है कि ये business इतना ज़्यादा successful है? चलिए देखते हैं। So students, डब्बावालास ऑफ मुंबई क्या करते हैं? जैसे ये जो घर होते हैं ना मुंबई के, छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी घर हैं, वहाँ लोग होम कुक्ड मील्स बनाते हैं, जो मील्स कोई ऑफिस की पर्सन या कोई स्टूडेंट अपनी कंफर्टेबल प्लेस में खा रहा होता है। बट ये मील एक होम से लेके उसके ऑफिस स्पेस तक पहुंची कैसे, उसके पीछे रीज़न है डब्बावालास ऑफ मुंबई। ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड है कि रोज सेम टाइम पर डब्बा बिल्कुल पहुंच ही जाता है। पर कैसे? आफ्टर दिस स्टेप आउट ऑफ द डोर, सबसे पहले तो स्टोरी बिगिन होती है किचन्स में। तो मुंबई के किचन्स में ये स्टोरी बिगिन हुई, जहाँ पर खाना एक्चुअली पक रहा है। उसके बाद ये हर इंसान के घरों के डोर तक पहुँचते हैं। मान लीजिए कोई डब्बावालास है, वो उनके घर तक जा रहे हैं एंड टिफ़िन पिक कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, कि खाना बन गया, अब टिफ़िन लेने के लिए एक डब्बा वाला आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट होम कुक्ड लंच जो है वो उसको वहाँ से पिक करेगा, जो एकदम फ्रेश है। और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक घर जाना जहाँ पे खाना पक रहा है और वहाँ से जो टिफ़िन है उसको कलेक्ट करना। उसके बाद क्या होता है? कोऑर्डिनेशन यहाँ से चालू होता है। फर्स्ट डब्बा वाला पिक्स अप द टिफ़िन फ्रॉम द होम, पहला डब्बा वाला घर से टिफ़िन पिक करता है, नेक्स्ट उसको ले जाता है अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? सेकंड डब्बा वाला पूरे डिब्बों को अलग अलग करता है लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पे कौन सा डिब्बा देना है, फिर उसको डाल देता है लगेज कैरियज में।
उसके बाद थर्ड वाला क्या करता है, ट्रैवल करता है उन डब्बा के साथ और हर रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करते जाता है। फिर फोर्थ वन डब्बा इसको पिक करता है और उनको ऑफिसेस पे ड्रॉप करके आता है। मिड मॉर्निंग तक हजारों डब्बा वाला साइकिल पे जा जाके और टाइम पे फूड डिलीवरी करते हैं। होल टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स नेग्लिजिबल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जीरो टेक्नोलॉजी है और ये सिर्फ स्मूथ कोऑर्डिनेशन है। सो आपने देखा डब्बा वाला ऑफ मुंबई केस स्टडी से कि कोऑर्डिनेशन हो तो आप बिना टेक्नोलॉजी के भी काम कर सकते हो। ये लो कैपिटल पे चल रहे हैं, पैसा बहुत कम है, साइकिल्स यूज होती हैं, वुडन कैरेजेस यूज होते हैं टिफिन्स की लोडिंग अनलोडिंग के लिए, लोकल ट्रेन यूज करते हैं जिससे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए। हर एरिया डिवाइडेड है, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बने हुए हैं और हर पर्सन के एड्रेस भी बहुत सिंपल और हर डब्बा वाला इसको वेल कम्युनिकेटेड है। सो ये केस स्टडी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, हर एम्प्लॉयज़ जो है बहुत सारे महीने काम करते हैं अपने सीनियर्स के लिए। मैनी न्यू एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर द मंथ्स अंडर देयर सीनियर्स, सीखते हैं पंचुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, जैसे डब्बा वालास जो है वो कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स इंटीग्रेट किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिस्ट के, जिससे कोऑर्डिनेशन जो है रिकनसाइल हो सकते हैं अपनी चीज़ें, अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स, इंटरेस्ट, सब चीज़ें हार्मोनाइज हो जाती हैं और अच्छे से काम हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, ये तीन एरियाज मैंने आपको डिटेल डिस्कशन में पढ़ाई थी। सो ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या होता है, जैसे ही कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। ठीक है, सो the increase in the size of organization because in large organization there are more number of persons working and each individual has his or her own needs and objectives, so there is more needed to bring together or synchronize the efforts of these employees towards one common goal। अगर coordination हो तो goal achieve होता है, organization बढ़ती है, उसकी size बढ़ती है, और ज़्यादा लोग आते हैं और अच्छे से coordination होता है और goals achieve होते हैं और branches खुलती हैं, expansion होता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर डिपार्टमेंट अलग तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्पेशलाइजेशन। सो इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन and the specialists or experts feel that they are the only qualified people and they always take the right decision in the right direction. There are a number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, this will result in chaos. मान लीजिए कि परचेज डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, स्पेशलिस्ट है, और बाकी 8 लोग थोड़े से कम क्वालिफाइड हैं। तो ये 2 लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिसीजंस इन 8 लोगों पे थोप रहे हैं और आगे से ऐसा नहीं बोल रहे कि आप भी बताइए अपनी राय, नहीं, ये डिसीजन सुना रहे हैं, जबकि ऐसा अलाउड नहीं है। अगर डिसीजन सुनाना ही है तो टॉप लेवल मैनेजर्स सुनाएंगे, ये आपस में लड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होने की वजह से लोग अपने डिसीजंस को अपनी ईगो पे ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो स्पेशलिस्ट हैं, जिस वजह से क्या होता है वो अपनी अपनी चलाते हैं और कोऑर्डिनेशन लैक करता है, जिससे कन्फ्यूजन होता है और एक्टिविटीज़ टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए स्पेशलाइजेशन होते हुए भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग अच्छे से काम करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑर्गेनाइजेशन और उनकी मैनेजमेंट चेंज हो रही है, जैसे बाउंड्रीज बढ़ रही हैं कल्चर्स के बीच में, नेशंस के बीच में, नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, आज इंडिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन करते करते अपन बढ़ जाएंगे और मैनेजमेंट आज 21st सेंचुरी में क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। ठीक है, आज हमारा इंडिया क्या बन चुका है, एक ग्लोबल विलेज। ठीक है, ये बात याद रखना। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनने की तरफ जा रही हैं, बट वो कब जा पाएंगी, जब आप प्लानिंग करो अच्छे से, स्टाफिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर, इनके बीच में हार्मनी हो, और ये सारे चीज़ों में एक चीज़ हो, वो है कोऑर्डिनेशन। अभी तक सिर्फ इंडिया में है ऑर्गेनाइजेशन,
बट अगर ये सारे एलिमेंट्स अच्छे से परफॉर्म होंगे तो इंडिया के बाहर भी आप एक्सपोर्ट्स कर पाओगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रेड है, जो अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड है, वो स्मूथ फ्लो होंगी और स्मूथली चल पाएंगी और हमारे इंडिया को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिल पाएगा। सो आज मैनेजमेंट लिमिटेड नहीं है सिर्फ इंडिया के अंदर, वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है, यानी एक ग्लोबल एरा हमको देखने को मिल रहा है। सो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडीड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल डिफरेंसेस, रेसिज्म, इन सबको हटाते हुए वी आर प्रोसीडिंग टू अदर कंट्रीज एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर का रिविजन, दैट वाज चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको जस्ट समझ में आया। अगर आप ये सिर्फ रिविजन लेक्चर देख रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट डू इट, please watch the complete lectures, that will help you a lot in boards. So students, that's all for today's video. See you in the next chapter and do remember to cover all the concepts and questions properly. So thank you so much, and you are at favorite YouTube channel Magnet Brains, loved by all students in India. If you want fully organized complete courses along with daily practice problem, visit our website. In our playlist section over YouTube, you can see the list of all the videos from kindergarten to class 12th. These are our social media handles. If you want e-notes and e-books, the links are given in the description below. We make you prepare for CBSE board and some state boards as well. We provide Vedic maths and spoken English courses also. Go check them out. So this is all. Thank you so much. Have a good day. Take care, students.